नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र का तीसरा अध्याय। ये जो वीडियो है तीसरा अध्याय का पार्ट 2 है। इससे पहले जो है तीसरा अध्याय का पार्ट 1 बन चुका है। अगर भैया आप लोग नहीं देखे ना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही वीडियो में है। अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो भैया बताइए तीसरा अध्याय आप लोग का क्या है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इस अध्याय में जो है पहला पार्ट में जो है मैंने आप लोग को क्या क्या बताया है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। ओके, इस जितने भी सिविक्स में अध्याय है ना सब में लोकतंत्र से बातें जुड़ा हुआ। ओके, उसके बाद मैंने आप लोग को प्रतिस्पर्धा राजनीति के बारे में बताया था। दूसरी बात जो लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या थी ये भी बताया था। उसके बाद जो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था आपका। प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू था पहला। और दूसरा कौन था, लाल बहादुर शास्त्री था। दूसरा लाल बहादुर ठीक है, बहादुर शास्त्री। और ये जो है अपने जीवन काल में लगभग 2 से 2.5 साल ही रहे प्रधानमंत्री। उसके बाद इसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया और ये जो है रूस में मर गए थे, ठीक है। तीसरा जो है प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। इनके बारे में भी हमने पूरा चर्चा किए हैं। और एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर पूछ दे भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है तो इसी का है। कौन सा, कांग्रेस पार्टी। कौन सा, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, याद रखना कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, ठीक है। तो इनके बारे में और कांग्रेस में किस प्रकार से सत्ता हुआ था, किस प्रकार से इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ था और इंदिरा गांधी को जो मारने वाला था उनका स्वयं का बॉडीगार्ड जिसको अंगरक्षक बोलते हैं उसी ने उनको गोली मार दिया। तो इनके बारे में हम लोग जो है पूरी डिटेल से जो है पार्ट 1 में पढ़े हैं, ठीक है। और इनके पूरे एक जिसका शादी जो हुआ था मुस्लिम से हुआ था, ठीक है, फिरोज खान से हुआ था, हिंदू रीतिवाद से शादी हुआ। और नेहरू से इंदिरा ये गांधी बन गई थी। कैसे बनी थी इनके बारे में भी चर्चा किए थे। बाकी ये सब देख लीजिए और भी बहुत सारा चीज है। बिहार में जो आंदोलन हुआ था, बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था 1774 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा 1774 में और 1971 में बिहार का छात्र आंदोलन हुआ था। और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। और ये आंदोलन इतना विख्यात हुआ कि पूरे भारत में जो है फैल गया था। और यही आंदोलन में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के ऊपर केस किए थे। कौन किए थे, मुकदमा किए थे जयप्रकाश नारायण। कहाँ गया भैया, अच्छा हाँ, जयप्रकाश नारायण जो है मुकदमा दर्ज किए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है। उनको प्रधानमंत्री से हटा दिए थे ये आदमी। ओके, आइए उसके बाद हमने बताया था कि फिर से 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये भी सत्ता नहीं संभाल पाया। फिर इंदिरा गांधी जो है इस समय हार गया था, कब, 1977 में। फिर लेकिन इसी का सरकार आर्टिका। जब ये अच्छे काम करने लगे तो क्या हुआ था, पंजाब में एक स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में क्या होता है कि आतंकवादी लोग घुस जाते हैं। और ये जो है सेना को जो है आदेश दिया रात में, दिन में नहीं दिया। दिन में अगर देता तो वहाँ के लोग जो है जूता पहन के किसी भी मंदिर में, हमारे एक हिंदू धर्म में जो है एक चीज़ है कि मंदिर में जो है खाली पैर ही प्रवेश कर सकते हैं, चप्पल पहन के जूता पहन के प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सैनिक है भैया, सैनिक कैसे बिना खाली पैर जाएंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सैनिक को जो है खाली पैर मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे थे लोग। लेकिन सैनिक बोला नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो रात में इंदिरा गांधी क्या किए, उनको जाने का अनुमति दिए थे। अगर नहीं जाने का अनुमति देता तो काश हो सकता था कि हमारे देश पे बहुत बड़ा प्रलय आ जाता, ठीक है। ये सब कहानी थी। उसके बाद मैं आप लोग को पहले जो पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में बताया था पूरी। दलित पैथर्स, ठीक है, दलित पैथर्स के बारे में बताए थे, किस प्रकार जो दलित लोगों को जो है सताया जाता, उनके लिए क्या कानून सरकार ने लागू किया था। ओके, भारतीय किसान यूनियन से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इनके बारे में भी हम लोग ने चर्चा कर रखा है, नहीं देखे जरूर देखिएगा।
और तारी विरोधी आंदोलन, इसमें महिला का अहम भूमिका था। चिपको आंदोलन में भी महिला का अहम भूमिका था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था और यहाँ के जो लोग थे उनको पूर्णवास नहीं दिया गया था, क्योंकि ये लोग जो बसे थे नर्मदा घाटी जो था, नदी था, उसके जस्ट बगल में 300 से अधिक गांव बसा हुआ था, लोगों का बसा हुआ था। और यहाँ पे जो है 300 छोटा 30 बड़ा बांध और 300 मझला बांध, इस प्रकार से बहुत बड़ा बांध बनाना था, डैम बनाना था। और सरकार का उद्देश्य था कि वहाँ से बिजली उत्पादन करे और कुछ कुछ मुख्य शहर में जो है पानी का भी उत्पादन करे। और कौन कौन से मुख्य शहर था तो मैंने उसमें चर्चा कर ही लिया है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। अब देखो आगे देख लेते हैं क्या क्या हमने आपको पढ़ाया। सूचना का अधिकार आंदोलन, ये कुछ अलग लेवल का ही अधिकार आंदोलन था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मजदूर को जो है पैसा सही से नहीं मिल रहा था। मजदूर लोग को लगता था कि भैया घोपला कर रहा है। कौन? ठेकेदार, जो प्रशासन के विभाग के लोग थे, उन पे मजदूर लोग का शक था कि हमको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोग को जो है रसीद नहीं देता था कि इतना पैसा सरकार घर से आप लोग के लिए आता है। ओके, अब पड़ोसी देश में जो जन संघर्ष आंदोलन हुआ था, भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और इसी का जो है नहीं कहते देखसी लगना, दूसरे देश को जो है लोकतंत्र में आना था। नहीं समझ में आ रहा? देखो भारत में क्या था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये सब चीज़ देख के दूसरे देश को भी लगा भैया भारत इतना सुखी चल रहा है तो हम लोग भी अपने देश में क्या करें, लोकतंत्र स्थापित करें। तो यहाँ पे क्या है टॉपिक, पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष आंदोलन, लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष आंदोलन हुआ था। तो उसमें भी मैंने आप लोग को सबसे पहले नेपाल के बारे में बताया, किस प्रकार से नेपाल में जो है पहले जो था स्थापित किया गया था लोकतंत्र। फिर जो है एक राजा आया, वो बुड़बक वाला काम कर दिया था, जिसकी वजह से फिर लोकतंत्र को हटा दिया गया था। फिर से वहाँ पे लोगों ने मिलजुल के क्या किया, लोकतंत्र स्थापित किया। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बोलिविया में जनसंघर्ष आंदोलन बताया था। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ के जो सरकार थे वो क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपना पानी बेच देते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करता है, 4 गुना अधिक पानी पे दाम लेता है। और यहाँ पे जो मासिक वेतन था बोलिविया में, लोगों का जो मासिक वेतन था कितना था, 5,000 रुपया, महीने का 5,000 रुपया कमाता था और 1,000 रुपया पानी का चार्ज था। तो आगे का कैसे क्या चलता इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे क्या है, बांग्लादेश में लोकतंत्र जनसंघर्ष। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया अच्छी तरह से, आप लोग नहीं देखे हैं देखिएगा जरूर। उसके बाद श्रीलंका, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 5 जनवरी शायद, ठीक है कंफर्म नहीं है डेट को लेके, 5 जनवरी 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। थोड़ा डेट आप लोग देख लेना। ओके, अब राजनीतिक दल का अर्थ के बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया था। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, एक समूह होता है, एक संगठन बनाया जाता है, बताए थे। ठीक है, जो बच्चे मेरे सभी वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा मैं एक एक टॉपिक को कवर करता हूं और आपके जिहान में वो टॉपिक डाल देते हैं तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो एक जुट बनाना, एक दल बनाना, 10-15 लड़काओं का एक दल बनाते हैं, किसी को पीटने जाते हैं तो भी एक समूह है, एक दल हुआ। राजनीतिक कार्यकलाप करने के लिए अगर दल बनाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। ओके, आइए, राजनीतिक दल का जो है कार्य क्या क्या था उसके बारे में भी चर्चा किए कि किस प्रकार से राजनीतिक दल के जो लोग जो हैं वोट मांगने के लिए आपके गांव में, आपके घर में आते हैं और किस प्रकार के से बहकावे में लोग जो है आके वोट दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ तक मैंने आप लोग को कवर करवा दिया था कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब एक और यहाँ पे जो नया आप लोग को आज अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पढ़ाने वाला हूँ कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकमत सशक्तिकरण का इसका प्रभाव क्या। अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे भाई, देखो खिलाड़ी अकेला नहीं खेल सकता। आप अगर मोबाइल में गेम भी खेल रहे ना अकेला, पबजी, फ्री फायर वगैरह वगैरह बहुत सारा है खेल, अगर कुछ भी खेल लो, लूडो अकेला खेलोगे भाई, खेल सकते हैं जी, नहीं खेल सकते। हमारे आगे एक और होना चाहिए, विपक्ष के लोग होना चाहिए, तभी तो खेलने में मजा आता है। बात सही है कि नहीं है? अरे कबड्डी खेलेंगे अपने में कैसे लड़ेंगे, तो आगे से एक और टीम होना चाहिए, एक और दल होना चाहिए, तब ना उससे हम फरियाएंगे या लड़ लेते हैं। तो इसके लिए एक विपक्षी दल जरूरी होता है। और हमारे लोकतांत्रिक देश में अगर एक लोकतांत्रिक देश में कोई उठ के नहीं आया, कोई अलग दल नहीं बना,
तो फिर तो उसका मनमौजी हो जाएगा भाई, वो काम ही नहीं करेगा। तो दो दल जरूरी है, कम से कम दो दल जरूरी है। वैसे तो भारत में बहुत सारा दल है और बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और वो 2 घंटे की वीडियो बनी है, वो जरूर देखना मेरे भाई, गजब तरीके से आप लोग को समझाए। और इसके बाद जो है मैं आप लोग को जो है इसका जितने भी प्रश्न उत्तर है वो भी कवर करवा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, दूसरा एक और वीडियो आएगा। ओके, तो देखो सभी दल जनता की समस्याओं को जोरदार, प्रतियोगिता मतलब क्या होता है, भागीदारी, ठीक है, भागीदारी होता है कि वहां पे प्रतियोगिता हो रहा, कंपटीशन हो रहा है कि नहीं। अब एक बात बताओ, अकेला आप मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई मजा आएगा? मजा आएगा जी? नहीं आएगा। आप 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट में एग्जाम देते हैं तब मजा आते हैं। आप 10 उतना 1.5 लाख को छोड़ दीजिए, 15 गो लड़का के ग्रुप होगा जहां पढ़ते होंगे, ओकरा में एग्जाम देते हैं तो आपका सबसे ज्यादा नंबर आ गया, तो हम सबसे तगड़ा हैं। तो तगड़ा के लिए आपने तगड़ा वाला मेहनत भी किया था, तब जाके आप तगड़ा हुए, ऐसे नहीं हुए। तो चलिए, प्रतियोगिता जरूरी है लाइफ में या राजनीतिक दल में। बिना प्रतियोगिता के आगे आदमी जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए कंपटीशन चाहिए। और जब तक जिंदगी में कंपटीशन नहीं आएगा तो फिर भैया गिर जाओगे, कुछ करोगे ही नहीं। ओके, आइए समझते हैं। सभी दल जनता की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हैं कि भैया समस्या क्या है लोगों के पास, ठीक है, और इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान मतलब सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दलों के बीच डर बना रहता है। अगर हमने लोगों का इच्छा, जनताओं का इच्छा, आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे तो जनता का जो है समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं होगा, और समर्थन जब प्राप्त नहीं होगा तो वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जो नेता लोग आते हैं ना तो आपसे झूठे वादा करते हैं ताकि आपका सोच उस पे आ जाए। हम बोल देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे, नॉर्मल सी बात, अगर हम सत्ता में आएंगे और हम बोलेंगे भाइयों एवं बहनों, अगर आप मुझे इस बार प्रधानमंत्री बनाते हैं तो घर में सबके घर जो हम पूरा छत के कर देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, और आपको कमाने की जरूरत नहीं है, आपको मुफ्त की रोटी मिलेगा, हम राशन देंगे, हम ही जाके आपको रोटी चावल बना के खिला देंगे। ये सब झूठे वादे होते हैं, ठीक है। चलो, आकांक्षाओं के अनुसार वे काम नहीं करेंगे तो समर्थन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे अपनी अंतिम उद्देश्य जो सत्ता की प्राप्ति होते हैं उसमें वो क्या हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी योजना से जनता को लाभान्वित करते हैं, मतलब लुभाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनता के पास विकल्प होता है। जनता के पास विकल्प होता है, वह विकल्प वो दूसरे राजनीतिक दलों का भी सरकार बना सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होना जरूरी है, जिससे क्या होता है, लोकतंत्र जो है मजबूत होता है, लोगों के पास सभी अधिकार होते हैं और लोगों के जो रोजगार होता है, जो काम होता है वो पूरा होता है। और सत्ता में आके अभी कोई सोच ले कि हम सो जाएंगे, तो बबुआ बता रहे हैं कि अगला बार गए हो, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कानून में संविधान में एक और चीज दे ले, अगर सत्ता में काम नहीं कर रहे हैं और सब जनता लगभग 80% जनता लिखित दे दिया ना तो गया बेटा, कुर्सी गया। ओके, ये चीजें होती है। अब इसलिए लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी का अधिकार समान है, सभी के लिए कानून क्या है, समान है। तो बाबू बताओ, राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता एवं लोकमत के सशक्तिकरण का पर प्रभाव, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोनो दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। आइए आगे भी हम समझते हैं। अब देखो, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या चाहेंगे, पहला काम क्या चाहेंगे, हमारा राष्ट्रीय विकास हो। राष्ट्र को विकास करना मतलब एक तरह से सोचो भारत का विकास हो, और भारत पे किसी भी तरह का आंतरिक या बाह्य, ठीक है, अंदर या बाहर से कोई भी प्रकार का कुछ भी आ जाए, संकट आ जाए, तो उसे हम यूं ही निगल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान वाला बोलते हैं ना, पाकिस्तान वाला बोलते हैं तो पाकिस्तान वाला को हम एक इधर से मिसाइल छोड़ देंगे ना तो ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ सकते हैं। आपको याद नहीं होगा
एक समय कहते हैं ना, बूढ़े बूढ़े लोग ना बड़ा दिमाग के आदमी तेज होते हैं, बूढ़े व्यक्ति। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और अमेरिका और पाकिस्तान से हम लोग का लड़ाई चल रहा था, ठीक है। तो जब लड़ाई चल रहा था तो हम इधर से बोला कि भैया हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, तो उधर से अमेरिका वाला एक्शन ले लिया, बोला नहीं काहे उड़ा देगा, अगर आप उसको कुछ कहते हैं तो हम आपको उड़ा देंगे। अमेरिका वाला धमकी दे दिया। तो इधर से बूढ़ा नेता था, बोला ये धमकी किसको दे रहा है, किसको धमकी दे रहा है, तुम उड़ाएगा, हमारे इधर नहीं है, तुमको भी हम उड़ा देंगे। तो ये चीजें थी पहले। तो अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो विकास हो रहा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय विकास कहेंगे। हमारे सेना अगर मजबूत रहेंगे, अगर हमारे सेना दल मजबूत रहेंगे, तो हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे भारत के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां डेट मीन्स प्लान, क्या प्लान एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की नीतियां एवं कार्यक्रम का विधानमंडल, कहां से, विधानमंडल से पास होना आवश्यक होता है, और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से विधानमंडल में ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम पास कराने में सहयोग करते हैं। इन्हीं सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जनता लोग को पता नहीं कि सरकार के पीछे क्या चल रहा है, पता चलता है जी पाकिस्तान वाला क्या बोले हैं, ये बात हम लोग को पता चलता है, जनता लोग को नहीं। जब वो वायरल हो जाता है टीवी, आज के डेट में नहीं सब चीज हो गया, मोबाइल आ गया। जब फर्स्ट टाइम मोबाइल आया था ना भाई, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया था नोकिया का 1100 मॉडल आया था मेरे समय में, जो छोटा वाला फोन 1100 का सिम लिया था उस समय, बताओ उस समय फ़ोन लिया था ना, तो हमें लगा कि फ़ोन की स्थिति यहीं तक रहेगी। फिर एक दिन देखे भैया वीडियो चल रहा है मोबाइल में, बोले चलो भाई वीडियो चल रहा है, अजीब हो गया। हम सोचे फिर टीवी का कनेक्शन कुछ इसमें कर दिया होगा, छोटा छोटा पार्ट लगा दिया, बच्चा थे दिमाग लगा लेते थे, ठीक है, छोटा छोटा कर लिया। फिर एक दिन देखे भैया व्हाट्सएप पे फोटो भेजा जा रहा है, एक दूसरे का फोटो खींचा जा रहा, तो बोले लगता है ना मोबाइल में कैमरा सेट कर दिया है, ठीक है, कैमरा वाला फंडामेंटल इसमें कुछ ना कुछ लगा दिया। फिर देखे भैया सामने सामने बात कर रहे हैं, सामने सामने वीडियो कॉलिंग चल रही है। तब समझ में आया अब्बा क्या विकास हो रहा है, क्या जमाना था और कहां से हम लोग कहां आ गए। एक वक्त था, अगर आप सोच नहीं सकते वो वक्त कैसा गुजरा होगा, वो व्यक्ति कैसे होंगे जो दिन ढल गया उन लोगों का। आज के डेट में अगर एक दिन भैया अगर आपका मोबाइल का नेट बंद कर देना तो पागल जैसा लोग करने लगता है, पागल के तरह। और एक चीज, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं ना, सबसे बड़ा अगर मैं पूजा पाठ, एक दिन मोबाइल आप बंद करके रख दीजिए तो संभव है, आपकी मन शांति नहीं होगा, क्योंकि आप उससे इतने अट्रैक्ट हो चुके हैं कि पूछिए मत, है कि नहीं। ओके, तो राष्ट्रीय विकास मतलब एक तरह से सोचो भारत का विकास होना है। एक होता है इंटरनल प्रॉब्लम, एक होता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो होता है क्या होता है, दूसरे देशों के सहारे, दूसरे देश जो हमारे ऊपर प्रहार करते हैं उसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम बोला जाता है। इंटरनल जो हमारे समाज में भेदभाव हो रहा है उसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम। ओके, क्लियर हुआ जी। आइए चलिए अब हम राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या होता है, भैया सत्ता में आने के लिए उनके लिए क्या क्या चुनौतियां होता है। आंतरिक लोकतंत्र में कमी, देखो लोगों ने एक मिट्टी की तरह होता है, लोग हमको बोल दिया भैया हम 5,000 रुपया देंगे हमको वोट दीजिए, हमारे मन में आ गया, वैसे तो कोई ऑफर नहीं करता है। एक आदमी हमको 5,000 दे रहा है, अरे क्या दिक्कत है यार वोट दे देंगे, ठीक है। फिर दूसरा आदमी आया, भैया 6,000 रुपया दे देंगे वोट दे दीजिए। तो ये हमारे लोकतांत्रिक देश, तो हमारा भारत लोकतांत्रिक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है ये, लेकिन हमारे अंदर जो है अब लोकतंत्र वाला भावना नहीं रहा। एक लोग जो है दूसरे लोग को सत्ता से हटाने के लिए उसका मारना, उनको मार देना चाहता है, हट जाए, कुर्सी के लिए पागल है भाई, वो चीजें हैं। देखो आंतरिक लोकतंत्र में कमी, लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में जो है सिमट के रह जाती है। अब यहां पे समझिएगा मेरे भाई,
आजा आजा। अब ये जो चुनौतियां होती राजनीतिक दलों के लिए, जो प्रमुख चुनौतियां हैं, क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र में कमी। देखो भाई क्या होता है, दल में कितने बहुत सारे लोग होते हैं एक नहीं होते, उनका एक हेड होता है, लीडर होता है, ठीक है। एक लीडर मतलब नेता, समझ ही रहे ना, एक लीड करने वाला होता है, सत्ता को चलाने वाला होता है। और बाकी जो रोड पे जो आप देखते हैं ना कार्यकर्ता वगैरह, वो राजनीतिक दल का ही व्यक्ति होते हैं। अब सबको तो सब पोस्ट नहीं मिलेगा, जो मेन आदमी होता है ना, जो मेन आदमी होता है, वो क्या करते हैं, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह में रह जाते हैं। अब बाकी इधर से कहते हैं नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, वो सब दिन जिंदेबाद करने में रह जाते हैं, यो याद रखिएगा, ठीक है। दलों के विभिन्न पदों पर दल के प्रमुख नेता एवं उनके सगे संबंधियों का कब्जा होता है। इसके लिए चुनाव में भी बहुत बार समस्या हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल काम नहीं कर पाते। नेता जो होता, मेन नेता हुआ, वो की करता, अपने सगे संबंधी भाई, चचेरा भाई, मसीरा भाई को जो है सत्ता में ले लेता है। बाकी जो उनके कार्यकर्ता, उनको कोई पद ही नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। दलों के भीतर लिए गए फैसला, जानकारी जो भी है, राजनीतिक दल को पता भी नहीं चलता है। भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है, उनके लिए गंभीर ये चुनौतियां ही है। जो राजनीतिक दल में राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो कार्य करते हैं, भैया उनको आज तक कोई पोस्ट नहीं मिला है। सुने हैं कि कार्यकर्ता से सीधे प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। ये जो जिंदाबाद जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं ना आप लोग, सब दिन जिंदेबाद रह जाइएगा करते। मेन पार्टी आप कभी नहीं बन सकते, आपको कोई अधिकार नहीं देगा। अगर आपके घर में एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगा ना, तो सरकार नहीं आएगा आपको रोटी देने के लिए। हम कहते हैं करो, ऐसा नहीं कि नहीं करो, लेकिन अगर आपको कुछ अधिकार दिया जा रहा है, आप 4 साल से 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो देखे, हम अपने गांव की बता रहे कि बाल पक गया है, तब फिर भी अभी भी कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मिला उनको? कुछ मिला है? बेटा खाने के लिए नहीं देता है तो मांग के खाता है, लेकिन जब भी पार्टी वाली बात आता है तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। क्या मिलता भाई? एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो लोकतांत्रिक देश है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये जिंदाबाद वाला ना कहानी मत करना। और हाँ, राजनीतिक दल से, और इसी किताब में, आप ही के किताब में दे रखा है कि राजनीतिक दल से जो युवा जो है ना हट रहा है। युवा जो है आपका, जो हम लोग जो है राजनीतिक दल में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि राजनीतिक दल गंदा हो चुका है, क्योंकि हम जिंदाबाद करते रह जाएंगे, हमको कुछ मिलेगा नहीं सत्ता से, हमको अधिकार ही नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं हम भारत के हैं और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अंदर में क्या होता है, और ये किताब में ये सभी चीज के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, तो आंतरिक चुनाव, अगर आप लोग से आंतरिक लोकतंत्र में कमी पूछे तो बता देना है, क्या बताना है कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल के सभी अधिकार एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हिस्से में जो है सिमट के रह जाती है, और दलों के विभिन्न पदों पर दल के ही प्रमुख नेता एवं सगे संबंधियों का कब्जा होता है, और इसके लिए जो है चुनाव में भी समस्या उत्पन्न हो जाता है। पहला ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेतृत्व का संकट। भैया नेतृत्व में संकट जो होता है, आज ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के नेतृत्व का संकट आ गया है। अब काहे ना आएगा संकट? काहे कि युवा नहीं रहा, युवा राजनीतिक दल में अब नहीं रहा, छोड़ दिया युवा। बूढ़ा पुरानी की जो करना है करो भाई, वही कर रहे हैं। देखना, युवा जो है नेता के बेटा ही नेता वाला काम करेगा। बाकी जो है आप गरीब आदमी जो है ना, कभी नेता बनने का सोचा नहीं है। क्यों नहीं सोचा? उन्हें पता है गरीब आदमी आपसे ज्यादा होशियार है, वो जानता है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम और बर्बाद हो जाएंगे, इससे तो हम बर्बाद हैं ही। ये चीजें होती है, इसलिए नेता का बेटा ही नेता बनता है और अभिनेता का बेटा ही अभिनेता बनता है। आज के डेट भारत भले लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सभी का अधिकार समान होता है। ये बात मैं भी जान रहा हूं, ये बात आप भी जान रहे हो, लेकिन ये चीजें ना बस सुनने में मजा आता है, किताब में पढ़ने में मजा आता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। लेकिन इस किताब को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब बात स्पष्ट किया गया। देखिए किताब का ही कुछ पॉइंट है। कोई ऐसा नेता आज तक सर्वमान नहीं हुआ, किताब का ही पॉइंट है, आज तक कोई नेता सर्वमान नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, आपके किताब का पॉइंट ही राजनीतिक में महिला तथा पढ़ा लिखा युवा राजनीतिक से जो है संबंध तोड़ लिए, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। एक दिन बड़ा समस्या आ जाएगा, क्योंकि युवा का जो होता है ना क्रांति कुछ अलग लेवल का होता है। युवा ना कुछ अलग सोचते हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, ये क्या होगा, ये चीज सोचते हैं। ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग खराब करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
लेकिन युवा का जरूरी है। युवा है तो जोश है, युवा है तो जुनून है, युवा है तो हर चुनौतियों को यूं ही पार कर जाएंगे। ये चीजें होता है। अब वंशवाद क्या होता है बच्चों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने बताया कि सत्ता के जो लोग होते हैं ना, वो अपने सगे संबंधी को बैठाते हैं। जैसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखो, लालू जी जो थे अभी बूढ़े व्यक्ति हो गए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके बाद उनके दो बेटा आए, वो लोग आ गए, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता था, कभी उनको ये मौका मिला है? नहीं मिला। मिला जी? नहीं मिला। लालू जी के दोनों बेटा आए हैं, अभी सत्ता पे शासन कर रहे हैं, कोनो दिक्कत हुआ? इसलिए आप अपने हिसाब से सोचें आपके लिए क्या बेस्ट है। युवा लोग जाता है राजनीति करने, युवा लोग सोचता है किसी तरह नौकरी ले ले, ठीक है, नौकरी नहीं हुआ तो कोनो रोजगार कर ले। वह बिहार का ऐसी स्थिति है कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, ना नौकरी मिलेगा ना रोजगार मिलेगा। यहाँ का फेकूचंद नेता है, ठीक है, फेकूचंद नेता है यहाँ का। कहने के तो हम भारत लोकतांत्रिक देश है, अगर सही से देखा जाए तो सत्ता में जो भी व्यक्ति हैं सभी अपने सगे संबंधी को राजनीतिक दल में बैठा के रखे हैं। तो भैया जिंदाबाद वाला जिंदेबाद रह जेब, ठीक है, कोनो दिक्कत? चलिए, चौथा जो है काले धन। काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। शायद इससे पहले एक बार मोदी जी बोले थे काला धन जो हम सबसे आपस है। हमको एक बात बता रहे हैं, हमको नेता उता से डर उड़ नहीं लगता, जो सच है किताब में दिया वही पढ़ा रहे हैं। हम अपने मन मर्जी से कोनो चीज बकबका नहीं रहे। किताब आपका है और साक्ष्य है किताब का, आप किताब जरूर पढ़ें, ठीक है। मोदी जी आए थे, बोले थे भैया हम आएंगे ना तो सबका काला धन निकालेंगे, ब्लैक मनी। कहाँ पे निकल गया, किससे निकल गया, हमको समझे में नहीं आया। हजरिया बंद कर दिए, 500 बंद कर दिए तो ओकरा से काला धन निकल जाएगा? हाँ तो भैया जो काला धन रखते हैं ना उनके पास दिमाग भी होता है, ऐसे काला धन नहीं निकल जाएगा। आप घर में गए देखने के लिए। और उसके बाद जेकरा पास पैसा है ना, जिंदगी में आपके पैसा आपके पास है ना तो वो आप हर चीज खरीद सकते हैं और हर चीज आपके लिए संभव है। अगर पैसा नहीं है तो आपके लिए हर चीज बेकार हो जाएगा। तो पैसा वाला आदमी अगर काला धन कैसे निकाल लीजिएगा? पैसा वाला आदमी जो जहां पर एक्सचेंज होता पैसा वहीं पूजल दे ले, भाई 30% तुम लेना बाकी हमको दे देना, दे देता है, क्योंकि पैसा है बाबू और पैसा से दुनिया को नचा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा आ जाए ना, हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए ना, ऐश्वर्या राय कितने बड़ी सेलिब्रिटी है, तो हम कहेंगे ऐश्वर्या जी आप आइए, ठीक है, आइए, हम कितना पैसा लीजिएगा उतना देते हैं, आइए हम लोग चाय पीते हैं। नहीं आएगी? अरे 5 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ हमारे पास रहेगा तो ऐश्वर्या राय को हम 5 करोड़ देंगे, बोलेंगे आइए हमारे साथ आधा घंटा चाय पीजिए, ना आएंगे पीने? आएंगे। इसलिए पैसा जो होता है सब कुछ होता है, और पैसे से जो है ना रिश्ते खरीद सकते हैं, और पैसा से ही रिश्ता खराब होता है। ओके, चलो चुनाव में जो होता है क्या होता है, काले धन एवं अपराधियों का जो प्रभाव होता है हमारे देश पे। और अभी देखिएगा ना, नेता में ज्यादातर अपराधी ही बैठे हैं। उनका बायो जाके देख लीजिए, उल्टा के कितने मर्डर कर करके गया है वो लोग। यहाँ पे ये आया कैसे, अपराधी लोग जो है किस प्रकार से आया? देखो, चुनाव में क्या होता है, पैसा अधिक खर्चा होता है। अब बाबू के घर से तो लोग पैसा लगाएगा नहीं, कहां से आएगा? देखो, चुनाव में अधिक पैसा खर्चा होता है, इसलिए पूंजीपति लोगों को चुनाव में उतारा जाता है, जिनके पास पैसा है, जो कमा उमा के रखे हैं, जो अपने काले धन का प्रयोग करते हैं, वो जो है काला धन जो है प्रयोग करते हैं। ओके, उस चुनाव में आज देखा जाए जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? देखो, या तो दो ही व्यक्ति के पास अभी हमें पैसा नजर में आता है, ठीक है, या अंबानी उम्बानी को नहीं लेना इस चीज में, ठीक है। देखो, नेता के पास पैसा है और अभिनेता के पास पैसा है। अभिनेता अपने कला प्रदर्शित करके पैसा कमाते हैं, नेता लोग को बुड़बक बना के पैसा खींचते हैं, क्योंकि नेता हमारे पैसे से जीते हैं, हमारे टैक्स से जीते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें अभिनेता में कोई वैसी बात नहीं। तीसरा जो व्यक्ति हो जाता है वो अपराधी हो जाता है। मारना, लूटना, काटना, फाड़ना, ये सब जो है अपराधियों का काम होता है। और वो पैसा एक मार दिया, अरे 10,000 रुपया के लिए हमारे इधर गोली मार के 10,000 रुपया छीन लिया, क्या आपकी जीवन 10,000 की है? नहीं ना। तो ये जो अपराधियां होते हैं उनके पास पैसा अधिक होता है, तो वो क्या करते हैं, जब चुनाव में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं? देखो, अब आज देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल में अपराधी भी बहुत है। इसका मतलब यह है कि जब चुनाव होता है तब राजनीतिक दलों को पैसा का अधिक जरूरत होता है, और चुनाव खत्म होता है तो अपराधी का वर्चस्व अधिक हो जाता है। अरे कौन मंत्री है जी,
फोन लगाओ उसको, हमारा आदमी था जी यहाँ पे, कहा पकड़वा, नहीं नहीं सर छोड़वा देते हैं। यही चीज हो रही है, सच्चाई यही है। ठीक है, सिद्धांतहीनता की स्थिति। देखो हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद एक संविधान लिखा गया था और संविधान लिखने वाले थे एक छोटे से जात के एक दलित परिवार से भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर ने पूरे संविधान लिख दिया और उस संविधान के अनुसार कानून चलना चाहिए, नियम चलना चाहिए। उस संविधान को बहुत बार संशोधित भी किया गया, समय के अनुसार होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और उसमें संविधान में यह भी बताया गया कि सत्ता जो है किस प्रकार से चलाना है, तो वो चीज भूल जाते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है, अमेरिका में राजनीतिक दल में अभी भी सिद्धांत कायम है, वो सिद्धांत पे ही काम करते हैं, संवैधानिक तौर से काम करते हैं। लेकिन भारत में आज देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल अपने सिद्धांत पर कायम नहीं रहते हैं, सभी राजनीतिक दल सिद्धांतहीन हो गए हैं। आपको बोल देंगे, मोदी जी बोले थे ना शायद, कहेगा ऐसे कि लोग, बच्चा लोग बोलेगा कि मोदी के विरोधी लग रहे हैं सर, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं मुझे। बट जो सच्चाई है मैं आप लोग के साथ रखता हूँ कि मोदी जब सत्ता में आने से पहले एक बात बोला था, वरना मोदी जी अगर दिक्कत हो तो बोलना, कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वो बहुत बोले थे, लेकिन हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 2-2 लाख रुपया आ जाएगा। आया जी आपके खाता में? बताना। तो ये झूठे वादे करने वाले नेता होते हैं। हम कहते हैं देना ही नहीं तो पुराना क्यों भाई, बात क्यों बना रहे हो? सत्ता में तो आप अच्छे कर्तव्य से भी आ सकते हो, है कि नहीं? थोड़ा मेहनत करो, लोगों को जागरूक करो, पैसे से कुछ नहीं, क्या कहते हैं, झूठे वादे से कुछ नहीं होते, लोग के दिल में बसना एक अलग हो जाता है कि ना? दिल में बस गए तो अलग चीजें हो गया। ठीक है, एक चलो छोड़ो सब चीज के, क्या बताएं ज्यादा। आइए अब देखो, अब अवसरवादी गठबंधन क्या होता है इसमें, यहां समझना। ये महागठबंधन या गठबंधन के जिसके बारे में बताए थे, क्या होता है कि दो राजनीतिक दल जो है आपस में मिल जाते हैं और सरकार शासन चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। ये जो है अवसरवादी गठबंधन क्या होता है, भारत जैसे बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देश गठबंधन ना की राजनीति की परंपरा कायम हुई है, क्योंकि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिला। और 1975 के बाद आज तक वैसा कोई पार्टी नहीं हुआ जो अपने बलबूते सरकार और सत्ता को खड़ा कर दे। सब जो है गठबंधन किया, सब। एगो नेता इधर से लड़ गया, एगो पार्टी वाला इधर से लड़ गया, दोनों मिलकर, रे भाई चल दोनों मिलकर राज करते हैं, हो गया। ये चीजें चलती है। ठीक है, देखो क्योंकि किसी भी दल को सरकार बनाने के आवश्यक बहुमत नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए राजनीतिक दल चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ऐसे दल से गठबंधन करते हैं। इन दलों का सिद्धांत एवं विचार काफी भिन्नता होती है, दोनों अलग होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत दल जो है एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के बाद क्या होता है, दोनों चुनाव के बाद सरकार निर्माण के समय क्या होता है, आपस में गठबंधन कर लेता है। इस तरह के गठबंधन क्या होता है, अब अवसरवादी गठबंधन होता है। यह आप लोग समझ गए, गठबंधन की तरह ही एक अवसरवादी गठबंधन हो, मतलब किसी को अवसर मिल रहा है। दो पार्टी लड़ा, चुनाव नहीं जीता, दोनों का अलग अलग वोटिंग है, बहुमत नहीं मिल पा रहा, दोनों मिल के क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। ओके चलो भाई, मेरा भी मन है एक बार चलो अब देखते हैं। एक प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, देखो राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का उपाय, प्रभावशाली बनाने के एक तरह से अगर ये चीजें नहीं होता, मतलब गठबंधन वाली चीजें नहीं होता, तो फिर क्या होता, ऐसे बोल सकते हैं आप, दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दल बदल कानून लागू होना चाहिए। और दल बदल कानून किस पे लागू होता है, यह प्रश्न बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, विधायकों और सांसदों को। दल बदल कानून रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया है। इसमें क्या होता है, दल बदल कानून जो होता है, विधायक लोग जो है ना,
मतलब वो अगर सरकार से कुछ नहीं मिला, अगर देखा सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, फट से पार्टी बदल लेगा, एकरा साथ में एकरे सरकार फिर बन गया, 50 गो इधर से ले लिया, 50 गो इधर से ले, बस हो गया, सरकार बन गया। ये चीज़ें होता है। इस पे जो है रोक लगाने के लिए दल बदल कानून किस पे लागू होता है? विधायकों एवं सांसदों पर दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दल बदल कानून लागू होना चाहिए किस पे? विधायकों एवं सांसदों पर दल बदल कानून लागू है। विधायक और संसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन को लाकर कानून बनाया गया। इन कानूनों को पूर्ण रूप से किसी लाभ मतलब पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे देश में ये चीज़ें लागू नहीं है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए कि दल बदल कानून जो है किस पे लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पे लागू होता है। लेकिन अगर बात करें संविधान में, तो इसका उल्लेख किया गया था, संशोधन किया गया था कि भैया इस दल बदल चीज को हमें बदलना होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय जो अगर दो सत्ता में लड़ गया तो उच्च न्यायालय, मैंने आप लोग को दूसरे अध्याय में पढ़ाया था कि भैया सरकार जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक हो गया केंद्र सरकार जो पूरे भारत पे राज करता है, केंद्र सरकार, ठीक है। दोसर कौन क्षेत्रीय, मतलब वो क्या कहते हैं, राज्य सरकार, जो राज्य पे सरकार शासन करते हैं, ठीक है। और जो एक होता है क्षेत्रीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार, बोलिए स्थानीय सरकार, ठीक है। ये सब सरकार होते हैं। तो पूरे भारत पे जैसे मोदी जी राज कर रहे हैं, मोदी जी अपने बिहार में नीतीश चाचा राज कर रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये केंद्र सरकार पूरे भारत पे, ये राज्य पे, ये स्थानीय पे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये दोनों का सरकार जो है कभी सत्ता के लिए विवाद हो गया, लड़ाई हो गया, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, हमको ये अधिकार, अगर दोनों किसी भी प्रकार से लड़ते हैं तो उच्च न्यायालय उसका फैसला सुनाते हैं। और किसके पक्ष में सुनाते हैं, तो केंद्र सरकार के पक्ष में हमेशा फैसला सुनाते हैं। तो उस अध्याय में हमें इस सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़े हैं। उच्च न्यायालय के राजनीतिक दलों के काले धन का दुरुपयोग एवं इसके अंदर अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामला का ब्यौरा चुनाव अधिकारी को दे। उच्च न्यायालय का आदेश का पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ये कहते हैं अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में या अपने आचरण जो आपने गलत किया है, ठीक है, अपने खिलाफ कोई आंदोलन, कोई केस चल रहा है उसके बारे में, आप अपने संपत्ति, आपकी संपत्ति का क्या है उस चीज का ब्यौरा दे और तब जाके आप चुनाव लड़ें। ये जो है चुनाव अधिकारी को देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का यही है कि पहला क्या है, सांसद एवं विधायकों को जो है दल बदल कानून का नियम तोड़ना होगा। दूसरा क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता में आना चाहते हैं तो उससे पहले क्या, अपनी संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलाओं का ब्यौरा चुनाव अधिकारी को दे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन होना चाहिए। अगर राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाना, अच्छा बनाना है तब जाके। ओके, चलो भाई, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल का परिचय करवाते हैं भैया, ठीक है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल का परिचय करवाते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब हम आपको राजनीतिक दल जो है कौन कौन सा पार्टी है, क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भारत के प्रमुख राजनीतिक दल का परिचय। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जो है दो स्वरूप है। पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वैसा देखो दो दल होता है, कौन कौन, एक कौन सा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और दूसरा राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल होता है। ध्यान समझिएगा, वैसा सामाजिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश के कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोला जाता है। वैसा राजनीतिक दल जिसके कार्यक्रम, नीतियां, विचारधारा किसी राज्य या एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, ऐसे दल को आमतौर पर राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल कहा जाता है। कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय
कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन राज्य स्तरीय, इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग ही करता है। और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो होता है, लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन, ठीक है, तो चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करते हैं? चुनाव आयोग। याद रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे पता है कि चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करते हैं, तो चुनाव आयोग करते हैं। ओके, चलो भाई, ये चीज समझ में आ गया। ओके, आ जाओ भाई, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, और ये जो है भारत के सबसे पुराना राजनीतिक दल है। और ये किनका है? पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और चौथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ था ना जी। उसके बाद बाकी तो और भी है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ, कई बार एक दूसरे से अलग हुआ है, इसलिए इसे कांग्रेस ई के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य अगर पूछे तो याद रखना, इनका जो है पार्टी का, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो है, अभी कौन इस पे है? राहुल गांधी, ठीक है। मुख्य उद्देश्य है कि भारत की उन्नति करना और शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य को कायम करना, इनका ये उद्देश्य है इन पार्टियों का। कब कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और कांग्रेस पार्टी ऐसे पूछ दे कि भारत का सबसे पुराना कौन सा राजनीतिक दल है, तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अब देखो, यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसने स्वतंत्रता के बाद 1971 और 1980 और 1989 तक देश पर जो है शासन किए थे। क्या किए थे? शासन किए थे, और ये लंबे समय तक शासन किए थे। ओके, आइए, और इनका चुनाव चिन्ह भैया कहाँ गया वो? हाँ, पंजा छाप, हाथ का पंजा छाप, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, ओके, उनका है 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थापना पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। 1980 में भारतीय जनसंघ, ठीक है, जन और संघ, लोगों का एक संघ, ठीक है, जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य भारत को प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करता। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है उद्देश्य? कि आधुनिक भारत को बनाना है। भारत के मुख्य लक्ष्य है कि भारत के प्राचीन संस्कृति एवं मूल्यों की प्रेरणा लेकर भारत को आधुनिक भारत बनाना है, डिजिटल इंडिया बनाना है। मोदी जी बोले ना डिजिटल इंडिया, वही चीजें, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक का गठबंधन एनडीए, अब क्या बन गया वो? एनडीए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाकर 1998 में सत्ता में आई थी और 2004 तक देश पर शासन किए थे। अभी हो तो ओकरे शासन है, ठीक है, लेकिन किताब में यही दिया है, तो यही चीज आपको समझना होगा। ओके, किताब से बाहर जाएंगे तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, हसुआ और हथौड़ा, ये केकरा लेल है? किसान के लिए सबसे बड़ा पार्टी यही है, ठीक है। तो भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में S.A. डांगे, देखो ये जो स्थापना हुआ था ये 1925 में, 1985 में हुआ था, लेकिन इन लोग का उस समय अस्तित्व ही नहीं था। मैंने आपको 1985 में बोला कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ, साथ में आपको ये भी बताया कि ये जो है सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी में से एक है, राजनीतिक पार्टी में से एक है, क्योंकि भारत में सबसे पहला शासन करने वाला कांग्रेस पार्टी, इसलिए इसको माना जाता है। ये लोग तो पार्टी बना था, लेकिन उस समय अभी नहीं था उतना। 1925 ईस्वी में S.A. डांगे के प्रयत्न से हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था रखती है और सांप्रदायिकता मतलब क्या? धर्म का
विरोध करता है। धर्म सांप्रदायिकता मतलब धर्म के नाम पे वोट मांगना, ऐसा नहीं कि धर्म का विरोध करता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म में भेदभाव को, इस सब का विरोध करते हैं कि भैया उसका धर्म गलत है, इसका धर्म। सांप्रदायिक किसको बोलते हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, पढ़ा दिया। तो जो अपने धर्म को अच्छा और दूसरे धर्म को खराब बताते हैं उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। तो ये जो है सांप्रदायिक चीजों को क्या करते हैं, विरोध करती है। यह संसदीय लोकतंत्र में किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के हितों का रक्षा करती है। ये पार्टी का एक सोच कहिए या विचारधारा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शामिल होकर केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन किया था। ओके, कोई दिक्कत जी? इतने याद रखना है कि अगर पूछ दे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में। कौन किया था? S.A. डांगे। कोई दिक्कत जी? नहीं ना। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी बसपा, एक उसको बोला जाता है बसपा। कौन सा छाप? हाथी छाप। बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक जिसकी संख्या अधिक हो। समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ था और बसपा की स्थापना 1984 में श्री काशीराम ने किया था। ठीक है, इस पार्टी का मुख्य विचारधारा क्या था? क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का पार्टी था, ये पिछड़े जातियों का पार्टी था। इनका मुख्य विचारधारा था दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों। ठीक है, यहां पे गलत लिखा गया है, अल्प लिखा गया। अल्पसंख्यकों का एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जन्म स्थल इसका कहां है? उत्तर प्रदेश में रहा है, इसलिए इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन अब इससे बढ़कर जनधारा बढ़कर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं बिहार में भी, बिहार तक भी हो गया है। किसका? बहुजन समाज पार्टी का। ओके, अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल राजद, डेट मीन्स लालू यादव। ये कौन वाला है पार्टी भैया? लालू यादव। ठीक है, बचपन में सबको पता होगा लालू का लालटेन छाप। ठीक है, चलो राजद, राष्ट्रीय जनता दल 1997 में जनता दल में विभाजन हो गया था। जनता दल में जो है क्या, जनता के साथ विभाजन हो गया था। और उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। और बहुत कम ऐसे पार्टी हैं जो अभी तक है। ठीक है, और राजद के कैसे पार्टी हैं? राजद जिनके जो राष्ट्रीय जनता दल के जो क्या कहलाते हैं, नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं, और वो खुद अपने पार्टी के नेतृत्वकर्ता थे और अभी तक हैं। ठीक है, उनके पार्टी में दूसर कोई नहीं आया है अभी। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पार्टी में मतलब दोसर के मतलब एकर ओकर शासन चलने लगता, वो नहीं हुआ, उनके खुद के हैं अभी। राष्ट्रीय जनता दल समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं। राजद वालों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं। यह दल पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता में प्राप्ति करना चाहते। कौन? राजद वाले। इनका भैया कहना है कि हम पिछड़े वर्ग के जो भी जाति हैं, दलित वर्ग के जो भी जाति हैं, कहते हैं दलितों की बोली, अगर मुंह में बोली कोई दिया है ना तो लालू प्रसाद जी दिए हैं। ठीक है, नहीं तो दलित को जो मुंह नहीं उठने देता था। उच्च जाति के कोटा हम पढ़ाएं, वो जरूर देखना आप लोगों को बड़ा वीडियो। ठीक है, दलित एवं अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने में बल देते हैं। और इन याद रखना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है का स्थापना कब हुआ था? 1997 में, विभाजन के समय। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? लालू प्रसाद यादव जी थे। और उनके नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल का जो है क्या हुआ? गठन हुए। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार। अभी जो है जनता दल तीर छाप नीतीश कुमार का नहीं जी।
1999 में। मतलब एक बात यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है कि सत्ता में पहले कौन आया, लालू जी आए सत्ता में, मतलब 2 साल पहले आए इससे, ठीक है 97 में, और नीतीश जी 99 वगैरह में आए हैं, 2000 के बाद ही कर अथी है, 2000 के बाद है, इनकी पार्टी ना बना है, उस समय कोई और था, कोई और था। इसका देखिए लालू जी जो अपने पार्टी का खुद गठन किए हैं, लेकिन नीतीश जी जो ये में है जनता दल यूनाइटेड में, ये तो बाद में है, उससे पहले इसका नेतृत्व कौन करता था, शरद यादव करता था। कौन, शरद यादव। याद रखना 1999 में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला समता पार्टी को जनता दल में विलय हो गया। ठीक है, ये जो था जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व हुआ था, और उसी समय क्या हुआ था, ये जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया था। ये जो जनता दल जो इसका नाम क्या था, जनता दल, अब क्या हो गया, यूनाइटेड, दोनों मिल गया है, दोनों एक दूसरे में मिल गया। विलय होने का मतलब यही होते हैं। अभी कौन है भैया, नीतीश कुमार, ठीक है। तो नहीं कहते हैं अभी जो है आरजेडी और जेडीयू, ठीक है, ये जेडीयू, ठीक है, जेडीयू का भी कहाँ चल रहा है, बिहार पे शासन किसका चल रहा है, आरजेडी और जेडीयू का, ठीक है, मतलब नीतीश कुमार और लालू जी का। एक से पहले ही जो था नीतीश कुमार जी कहाँ थे, मोदी के पास थे ना, मोदी जी के पास थे, ठीक है, मोदी जी के अथी में थे, सत्ता में थे, उसी के साथ गठबंधन इनका हुआ था, ओके, उन्हीं के सरकार में थे। तो पहले बीजेपी का सरकार था बिहार में कुछ दिन पहले, फिर अब किसका हो गया, आरजेडी का। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको क्या बोला जाता है, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको क्या बोला जाता है, लोजपा, वर्ष 2000 में रामविलास पासवान, अभी उनके बेटा, अभी रामविलास पासवान जी तो नहीं है, उनके बेटा कौन है, बेटा चिराग पासवान है, और वो एक्टर थे, एक्टर से राजनीतिक दल में आ गए। अब पहले वो क्या थे, एक्टर थे। कट्टो गिलहरी छमक छिल्लो रानी, वैसे कुछ गाना है, कट्टो गिलहरी छमक छिल्लो रानी करके उसका गाना है। तो वो पहले एक्टिंग वगैरह में सक्सेस नहीं हुआ, फिर सोचे कि पिताजी का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है, तो कैसे काम का भैया घुस जाते हैं, ठीक है। तो अभी कौन है, चिराग पासवान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, वर्ष 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ था। इसका जो रामविलास पासवान जो थे, इनकी जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, रामविलास पासवान के कोरोना काल में हुआ था, कोरोना काल में। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास कराना। यह पार्टी भी सामाजिक न्याय की स्थापना पर क्या देते थे, बल देते थे। इसका जो छाप था डाक बंगला, ठीक है, डाक बंगला छाप बोली डायरेक्ट, ठीक है, बंगला, ठीक है, बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व में, समाजवाद पार्टी का नेतृत्व कौन किया था, मुलायम सिंह। कब किया था, 992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। यह दल राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियों के स्थापना पर बल देता है, ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी जो विदेशी कंपनी उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। यह दल कृषि के विकास पर भी विशेष जोर देता है। इस दल का अपना अपना सब अपने अपने ना उद्देश्य रखा है जनता को लुभाने के लिए। हमरे में भैया हम ये उद्देश्य रखें कि हमारे पार्टी इसलिए काम करते हैं ताकि वो अपने इधर अट्रैक्ट करे लोगों को, ओके। इनका जो है समाजवादी का जो है, समाजवादी पार्टी का कौन है, मुलायम सिंह, हेलो, हाँ मुलायम सिंह। और ये जो कब हुआ था, 992 में इसका स्थापना हुआ था। और इनका चिन्ह क्या है, साइकिल छाप, साइकिल छाप, ठीक है, याद रखना। और ये जो है क्या करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये विरोधी है। और एक लास्ट और अंतिम आ जाता है झारखंड मुक्त मोर्चा। तो भैया एक कहानी सुनाते हैं। पहले बिहार जो था ना गरीब नहीं था। अब कहेंगे सर कैसे नहीं गरीब था, हम तो सुने आ रहे हैं कि बिहार हमेशा गरीब था। तो भाई मेरे सुन ले बात। तो भैया बात कुछ ऐसा था कि बिहार और झारखंड जो है, प्लस झारखंड की बात करें, साथ में ही था, बिहार झारखंड साथ ही था, ठीक है।
और 2000 ईस्वी में क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब झारखंड उस समय जो था, वह बिहार की स्थिति खराब क्यों, ध्यान देना, झारखंड उस समय, झारखंड के ही नागरिक क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मुख्यमंत्री थे बिहार के उस समय। ठीक है, 2000 ईस्वी में। चलो ये मुख्यमंत्री का बात हम छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2000 में क्या हुआ, बिहार प्लस झारखंड, नहीं तो फिर हम उसमें लग जाएंगे तो फिर टाइम आप लोग का इधर चला जाएगा। 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड क्या हुआ गया, अलग हो गया 2000 ईस्वी में। तो ये दोनों कभी एक ही थे, और ये झारखंड के इधर सब चला गया। उद्योग कारखाना जो भी था, जो भी कारखाना उद्योग वगैरह सब था, सब झारखंड वाला लेके चल गया। बिहार वाला के पास की बच गया, खेत। क्या बचा है? खेत। किसान का बेटा किसान बन रहा है, कुछ तो है नहीं। उद्योग ना किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, सॉरी इधर भी ये फैक्ट्री वगैरह यही लेके चल गया। फैक्ट्री वगैरह कहाँ चला गया? और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ का जो निकला था, जैसे कोयला का खदान वहीं पे निकला था, बहुत सारे चीज़ का खदान है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में। लेकिन भैया हम लोग को बच क्या गया? जमीन। और बिहार में नेता कौनों रहे, एक ही बात हम उनसे बोलेंगे कि विकास के नाम पे वोट लेते हैं तो विकास कीजिए, वरना विकास तो आपका हो ही रहा है। क्या चीज़? झारखंड मुक्त मोर्चा जो था, इसको बोला जाता है झामुमो। क्या बोला जाता है? झामुमो। ऐसे ये बिहार से अब कहाँ चला गया? झारखंड में। झारखंड मुक्त मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में बिहार में हुआ था, और झारखंड राज्य बनने के बाद यह मोर्चा का मुख्य जनधारा झारखंड राज्य में है, और इसका अस्तित्व उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत जी? नहीं ना? यहाँ तक समझने में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो भैया हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, पूरा आप लोग का जो है एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोग का। ठीक है, देखो पहला अध्याय जो आप लोग का था, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिविक्स पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र न बोलते हैं, चलो भाई बहुत इसका नाम है, हाँ राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। इसका इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। पहला अध्याय हम लोग देखे थे लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी। ठीक, दूसरा अध्याय हम लोग देखे थे, ये पहला अध्याय हो गया, ये दूसरा अध्याय सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। और ये जो था तीसरा अध्याय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा संघर्ष। ठीक है, अब देखो पहला अध्याय पूरा कंप्लीट, दूसरा अध्याय भी पूरा कंप्लीट, और तीसरा अध्याय भी पूरा कंप्लीट। इसका जो आपका जो प्रश्न है किताब में, जो बुक में आप लोग को जो प्रश्न दिया जाता है, ये प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जो दिया जाता है, ये भी कंप्लीट है इसका। अगर नहीं देखें देख लीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट करवा दिए, एक तरफ से एक एक चीज को समझा के। ठीक है, अब जो तीसरा अध्याय का 2 पार्ट में हम बना दिए। एक 2 घंटे की वीडियो है, और ये जो है लगभग कितना भैया 1 घंटे की, 1 घंटे तो लगभग 3 घंटे की, ये पार्ट 2 बना दिए इसका। और इसके बाद जो जस्ट वीडियो आएगा वो आपका आएगा इसी किताब का क्वेश्चन वाला आंसर, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, तो सभी किताब का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, साथ में जो अध्याय उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा जो है अध्याय से बुक से जो है एक पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है, और जानकारी के लिए तो और पढ़ना जरूरी है। तो ये चीज़ें, उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें होगा हम लोग देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।